अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, इधर इधर मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों के सामने नहीं आ सका, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में असेंबली का इलेक्शन है और इस वक्त इतनी ज़्यादा गहमा गहमी रहती है कि 1 मिनट का वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी लोग मेरे यहाँ फ़ोन किए, काफ़ी वीडियो भेजे निकाल निकाल कर और उसको रास्ते में कहीं मैं देख भी लिया करता था। तो ख़ास तौर से उसमें सीमा जी का वीडियो हमारे यहाँ कई बार कई लोग भेजे और उसमें सीमा जी डॉक्टर नौरा शेख आपा से शिकायत भी कर रही हैं कि लोग उनको गाली दे रहे हैं। गाली देने का काम तो खुद करती हैं और आज नहीं, वो शुरुआत के दिनों से शहबाज अहमद खान के ऑफिस में बैठकर दोनों बहनें गाली गलौज करती थीं लाठी डंडा लेकर। तो अगर गाली देने का शौक़ है तो गाली सुनने का भी शौक़ रखना चाहिए। और उसी बीच आपा से कुछ बात वगैरह करके उन लोगों ने ऑडियो भी वायरल किया। वो ऑडियो मेरे यहाँ आया, मेरा ही ड्राइवर मेरे चैनल पे कौन कौन सा वीडियो ऑडियो जोड़ जोड़ कर खूब चलाया और वो भी मैं देखा, बल्कि मना भी मैं किया कि पिछला जो भी है ऑडियो वीडियो उसको ना चलाया जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि ये लोग गाली गलौज करते हैं, डॉक्टर नौरा शेख आपा को गाली देते हैं तो बदले में गाली सुनते हैं। अगर ये लोग गाली ना दें तो किसी को शौक़ नहीं है गाली देने का। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम किसी को भी, लेडीज़ हो जेंट्स हो, किसी को भी हम गाली दें या हमारे लोग गाली दें, हमें भी बिल्कुल पसंद नहीं है ये बात। लेकिन कुछ ऑडियो कुछ वीडियो आता रहता है लोगों का, चाहे ग्रुप में लोग बात करते हैं गाली गलौज करते हैं, वो भी लोग, चूँकि एक ग्रुप में 200 लोग हैं अगर, तो सारे लोग आपके थोड़ी हैं या सारे लोग हमारे भी नहीं हैं। एक ग्रुप में 250 लोग हैं तो सारे लोग उसमें हमारे भी नहीं होते, ना ही एंटी वालों के आप लोगों के होते हैं। तो इधर की उधर वो ऑडियो वीडियो होया करती है। किसी भी ग्रुप में अगर कोई लिख कर भी मैसेज डालता है तो ऐसा नहीं कि उस ग्रुप में सिर्फ उस ग्रुप के लोग ही देखते हैं, वो सारे यहाँ वायरल होता है। और ख़ास तौर से अगर कुछ इस तरीके की बात रहती है तो हमारे यहाँ पर्सनल पे भेजते हैं लोग निकाल कर। तो आप लोग अगर इसी तरह से गाली गलौज डॉक्टर नौरा शेख आपा को देते रहेंगे तो अगर देने का शौक़ है तो सुनने का भी शौक़ रखिए। इतना छटपटाहट नहीं होना चाहिए, नहीं इतना उछलना चाहिए। और डॉक्टर नौरा शेख आपा से आप लोगों को इतना बुरा लगा कि उनसे जाकर शिकायत कर रही हैं, फ़ोन पर बात कर रही हैं और उसको वायरल भी कर रही हैं। मेरा ड्राइवर मेरे ही चैनल पे वो ऑडियो भी चला रहा है, मैं उसको मना किया हूँ, बंद करने को बोला हूँ। तो ऐसा ना हो, अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो सुनेंगे भी, क्योंकि हमारे टीम में तो आप लोगों से ज़्यादा बदतमीज़ लोग हैं और बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से ही देते हैं। तो बहरहाल मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का इलेक्शन चल रहा है और वक्त ना मिलने की वजह से मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पा रहा था। इसी बीच काफ़ी इन्वेस्टरों का भी मैसेज और फ़ोन वगैरह भी आते रहते हैं। तो बस आपा से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी टीम को मजबूत करें। अपने लॉयर की जो टीम है, अपने जो वकीलों की टीम है आपकी, तो उनको थोड़ा सा और मजबूती से बोलिए काम करने के लिए कि जो भी डेटा वगैरह का मसला है वो थोड़ा जल्दी सुलझाएं, क्योंकि 4 साल का वक्त होने जा रहा है। इन्वेस्टर वाकई में काफ़ी परेशान है।
इन्वेस्टर कितनी खातून जो है फ़ोन करके रोने लगती हैं, तो आप थोड़ा सा अपनी लीगल टीम को प्रेशर डालिए कि जो भी डेटा वगैरह का मसला है उसको जल्द से जल्द हल करें। और चूँकि डेटा का मसला हल होगा तो इन्वेस्टरों का भी मसला हल होगा इंशाअल्लाह ताला। चूँकि मुझे पता है डॉक्टर नौयरा शेख आपा की नीयत साफ़ है और कहीं न कहीं मजबूरी है लोगों को पैसा देने में, और उसमें सबसे बड़ा मसला डेटा का आके रुक रहा है। तो डॉक्टर नौयरा शेख आपा से मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि वो अपने लॉयर्स की, अपने वकीलों की टीम को और मजबूत करें और उन पे प्रेशर डालिए। उनको प्रेशर डालकर बोलिए कि ये डेटा का मसला जल्द से जल्द हल करें, क्योंकि डेटा का मसला हल होगा तो इन्वेस्टरों का भी मसला हल होगा। और वो इन्वेस्टर जो रातों दिन आपके लिए दुआ करते थे, मैं तो रात में, मेरी आदत है देर से सोने की, और उस वक्त मुझे याद है कि 100 से ज़्यादा ग्रुपों में मैं खुद था और कई मोबाइल हैंग कर जाता था तो कई मोबाइल रखना पड़ता था, 4 5 5 6 मोबाइल। तो मैं रात में अक्सर मैं जब ग्रुपों में जाता था तो मैं देखता था कि उसमें कोई ना कोई दुआ कर रहा है, कोई लिख कर या कोई ऑडियो के ज़रिए, किसी भी ज़रिए उसमें लोग दुआ कर रहे हैं। जिस दिन आपा की पेशी रहती थी, जिस दिन तारीख रहती थी, उस दिन तो रात भर सैकड़ों की संख्या में लोग रात रात भर दुआ करते थे। तो वही इन्वेस्टर आज काफ़ी परेशान है, और परेशान होने का सबब भी है कि जो 4 साल का वक्त होने को है। तो इसलिए मैं आपस से एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आप अपने वकीलों की टीम को और मजबूत करिए, थोड़ा सा प्रेशर डालिए उनको कि ये डेटा वगैरह का मसला जल्द से जल्द हल करें। और चूँकि डेटा का मसला हल होगा तो इन्वेस्टरों का मसला भी हल होगा इंशाअल्लाह ताला। चूँकि हमारे यहाँ इलेक्शन है, वक्त नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं देखिए, पॉलिटिक्स जो होती है ये हवा में नहीं होती है। पॉलिटिक्स के लिए ज़मीन तैयार करनी पड़ती है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक एक सीट के लिए एक एक कैंडिडेट को 5 साल तक उस पर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं ना कहीं वो अपने को उस लायक बना पाता है कि वो इलेक्शन में आए। और रही पार्टी की बात, तो पार्टियों को तो सदियों लग जाता है स्टैंड करने में, तो कोई भी पॉलिटिक्स हवा में नहीं होती है। और चूँकि पॉलिटिक्स जिस तरह से क्रिमिनल होती जा रही है, जिस तरह से परिवारवाद, जातवाद में घिरी हुई है पॉलिटिक्स, तो ये हिंदुस्तान में तो नहीं उभर सकती। इन सब बातों से हिंदुस्तान में के अंदर ये नहीं निकल सकती, क्योंकि राजनीति होती है, ये राजनीति बलि मांगती है। और ये तो आज बैलेट से इलेक्शन होते हैं, और इसलिए मीडिया है, सोशल मीडिया, तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं, बहुत से बातें लोग जान पाते हैं, क्योंकि सारे लोगों के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है। तो ये इसलिए लोग समझ पाते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिशियन क्या होते हैं। नहीं तो राजतंत्र में थोड़ा सा छूट भी रहती है लोगों को बोलने का। लोकतंत्र में, सॉरी, राजतंत्र, लोकतंत्र में लोगों को आज़ादी रहती है कि अपनी बात, मन की बात, अपने दिमाग में जो चल रहा है वो बात सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों के बीच में रख पाएँ। नहीं तो राजतंत्र जब होते थे, राजशाही होती थी, तो उस वक्त भी बहुत सी बलि देनी पड़ती थी अपनी बादशाहत बचाने के लिए। तो पॉलिटिक्स हमेशा से कभी दूध की धुली नहीं रही है, चाहे राजतंत्र रहा हो चाहे लोकतंत्र हो। क्योंकि लोकतंत्र में मैं देख रहा हूँ कि परिवारवाद ज़्यादा है,
जातवाद ज़्यादा है, और उसके बाद कहीं न कहीं धर्म को लेकर भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं जो देख रहा हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, पंजाब ले लें आप, हरियाणा ले लें, चाहे दिल्ली की सियासत हो, मुंबई की हो, ज़्यादा जो मायने रखता है वो जातवाद है। आज जैसे हमारे यहाँ 7% यादव 20% मुसलमानों का वोट लेकर अपना मुख्यमंत्री बनाने का काम करता है, इसी तरह से हरियाणा की भी पॉलिटिक्स है और पंजाब की भी है। मैं देश में सभी स्टेट में आना जाना होता है मेरा, और मुझे जहाँ तक लगता है कि एक ही तरह की पॉलिटिक्स हर जगह है, उसको अलग अलग नाम दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, पॉलिटिक्स में अगर आना है तो उससे पहले ज़मीन तैयार करनी पड़ती है। जो भी छोटे छोटे काम हो, बड़े काम हो, उसको करना पड़ता है, तब जाकर कहीं ज़मीन तैयार होती है। उसके बाद वो कैंडिडेट अपने आप को समझ पाता है कि हाँ, मैं उस लायक हूँ इलेक्शन में आने के लिए। हाँ, रही बात हारने की बात है, तो हारने के लिए तो आप पूरे हिंदुस्तान से पर्चा भर दें, पर्चा भर के अपने घर बैठें और उसका रिजल्ट भी सामने रहेगा। जैसे मुझे याद है कि 2017 में ओवैसी साहब आए उत्तर प्रदेश, और चूंकि उनका पहला इलेक्शन था उत्तर प्रदेश में, तो उतनी नॉलेज भी नहीं थी उनको, लेकिन कहीं न कहीं उनको करारी हार हुई 2017 में। तो कहीं न कहीं वो उत्तर प्रदेश से ओवैसी साहब जुड़े रहे और लगातार अपनी टीम को मजबूत करते रहे। कमेटी गठित किए, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी, वार्ड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष तक को जो उन्होंने कमेटी बनाया। लगातार 5 साल तक मेहनत करते रहे, और ओवैसी साहब को इस चुनाव में उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कहीं न कहीं हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश की सियासत में, अभी हिंदुस्तान की बात मैं बाद में करूंगा, उत्तर प्रदेश की सियासत में ओवैसी साहब ने जो है जिस तरीके से अपनी मेहनत किया है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों को वो समझ चुके हैं, तो कहीं न कहीं वो हिस्सेदारी की बात करते हैं, और होना भी चाहिए। हिस्सेदारी और हिस्सा तो देखिए भाई भाई में होता है, पटीदारी जिसको कहते हैं, बंटवारा कहते हैं। अगर एक बाप के 4 बेटे हैं और उसका एक छोटा सा भी मकान है, तो कोई भी बेटा उसमें नहीं छोड़ता उसको, सारे लोग उसके हिस्सेदार होते हैं। बाप की प्रॉपर्टी तो उसमें भी सारे बेटे उसके हिस्सेदार होते हैं। तो ओवैसी साहब का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान हैं, अगर वो 7% यादवों को वोट देते हैं तो उनकी हिस्सेदारी होना चाहिए। तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, हकीकत में देखा जाए तो सही कहा उन्होंने। या 13% दलित के साथ 20% मुस्लिम जाते हैं, तो उनको हिस्सा मिलना चाहिए, गवर्नमेंट में हिस्सा मिलना चाहिए। और अगर ओवैसी साहब ने कहा, हिस्सेदारी की बात की, तो उन्होंने जेन्युइन कहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो माननीय योगी आदित्यनाथ की जो गवर्नमेंट रही 5 साल तक, तो बहुत अच्छी तरह से उनकी गवर्नमेंट चली, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतते हुए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो बिजली की समस्या रहती थी, उसको उन्होंने सही करवाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में जो बिजली की बदहाली रहती थी, मैं तो गांव के क्षेत्रों में मेरा दौरा होता है,
तो गांव का ये हालत थी। माननीय योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले गांव की ये स्थिति थी कि एक हफ्ता पहले, एक हफ्ता दिन में और एक हफ्ता रात में, उसको कोई पहेली कहते हैं, दिन पहेली या रात पहेली। तो एक हफ्ता दिन में लाइट आती थी और एक हफ्ता रात में लाइट आती थी। तो गर्मियों के मौसम में जब मेरा दौरा होता था क्षेत्र में, मैं पूछता था, मैं हंसता भी था कि अच्छा ये बताओ कि जब एक हफ्ता रात में आती है और दूसरे हफ्ते दिन में आती है तो क्या रात भर तुम लोग नहीं सोते हो? और नहीं सोते तो मतलब कितना दिन नहीं सोते? एक एक हफ्ता या नहीं सोते हैं हम लोग। लेकिन वाकई इतनी सड़ी गर्मी में जो है, अब कैसे कैसे लोग सोते थे, कैसे कैसे अपना जीवन यापन करते थे, वो तो वही लोग बता सकते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान जैसे देश में 80% लोग जो है गरीब हैं, तो सभी लोगों के पास वो व्यवस्था नहीं होती है, इन्वेटर, जनरेटर, और ना ही उनका बजट अलाउ कर पाता है। तो काफ़ी समस्या जो लाइट की थी, बिजली की थी, उस पे उन्होंने सुधार किया और आज गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जो है किए। उसी तरीके से दलित क्षेत्रों में जो है, दलित बस्तियों में और कुछ ग्रामीण इलाके के मुस्लिम बस्तियों में भी, जिनके घर में आज़ादी के आज 72 साल हो गए, उसके बाद भी जो है शौचालय नहीं था। उनकी घर की औरतें खेतों में जाया करती थीं। तो हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट जो है, सभी लोगों को शौचालय बनवाने का काम किया। और इसी तरह से मैं तो कोविड जब चला था, ये कोविड-19 पिछले मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे भी हो गया था। करोना कहते हैं उसको। करोना और डरोना, डरना नहीं चाहिए। तो करोना से डरोना है। तो मैं मैं देखा, मेरा दौरा हुआ तो मैं देखा कि माननीय योगी आदित्यनाथ का एक फरमान, एक आर्डर था कि ये सारे लोग जितने भी कोविड पेशेंट हैं, अगर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल फुल हो गए हैं, भर गए हैं, बेड नहीं खाली हैं, तो इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए। सदर हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट के सदर हॉस्पिटल होते हैं, उससे पर्ची बनवा कर इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए। चाहे बिल 1 रुपये की हो, चाहे 1 लाख रुपए की हो, उसको गवर्नमेंट पेड करेगी। और ऐसा ही हुआ। तो उस दौरान जब मेरा दौरा होता था तो मैं देखता था। उससे बड़ी बात कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने, 5 साल का वक्त हो गया, दंगा मुक्त प्रदेश बना हमारा। नहीं तो उत्तर प्रदेश में हर साल दंगे होते थे। और जब से माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तो इस प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाए। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, छोटे उद्योग हों, हर क्षेत्र में काम किए और सभी वर्ग, सभी जात के लिए काम किए। हाँ, कुछ लोगों को खटकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुंडा राज बहुत था, गुंडई चरम पे थी, माफियाओं का कब्जा था अलग अलग क्षेत्र में। उसको उन्होंने समाप्त किया। और क्योंकि जैसे ही आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने सबसे पहले अपना स्टेटमेंट जारी किया कि या तो गुंडे प्रदेश छोड़ दें, या तो अंदर जाएं, या तो फिर उनको ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और ज़्यादातर माफिया डॉन जो है जेल की सलाखों के अंदर है। तो देखिए, किसी को जब तक किसी से दूरी रहती है तो उसको तरह तरह की बात से लोग ब्लेम करते हैं और उसको किसी ना किसी तरह से जो है टारगेट किया करते हैं। लेकिन
जब हकीकत जब आप उससे बात करेंगे, उसके सामने बैठेंगे, तो हकीकत क्या है वो सच्चाई सामने आती है। बहरहाल, चूँकि 20 मिनट का वीडियो होने जा रहा है, तो मैं तो बैठा था बस इतना ही मैसेज कहने कि जो है ये एक एक वो है, मैं सुनाना चाह रहा हूँ। चलिए, इनके भी कायद असद साहब हैं। जो है ये हैदराबाद की लेडीज़ हैं, सीमा जी नाम है, और इनकी सिस्टर रूबी जी हैं। इनके भी कायद जो हैं असाउद्दीन वैसी साहब हैं। और चूँकि मैं ये काफ़ी लंबा वीडियो है और इसको मैं पूरा नहीं और बहरा तेरे जो दल्ले हैं ना, दल्लों के साथ अय्याशी कर, और वो दल्ले क्या रे हरामजादे दबंग बनते। देखिए, गाली गलौज तो ये लोग खुद करती हैं। ये लोग खुद जो है शुरुआत के दिनों में मैं देखा कि शहबाज खान के ऑफिस में बैठकर गाली गलौज, बहुत गाली गलौज करी। तो अगर बदले में कोई ठोकता है तो कोई गलत नहीं है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि अगर गाली देने का शौक़ रखते हैं आप लोग, तो गाली सुनने का भी शौक़ रखें। तो मैं ये पूरा नहीं, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ चूँकि लग रहा है मोबाइल भी हैंग कर रहा है। तो मैं इसको बढ़ाकर, चूँकि ये लोग आपा से शिकायत करें कि आपा जो है लोग गाली दे रहे हैं, तो गाली तो ये लोग खुद दे रहे हैं। अगर बदले में लोग जवाब दे रहे हैं उसका, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो सपने में भी नहीं सोच सकते हो दीदी, आप ऐसा काम करोगे। मालूम है कानून क्या है अल्लाह का, सकते हो दीदी भी नहीं सोच। ये लोग आपसे कनेक्टेड। अच्छा, देखिए, ये लोग आपा को दीदी भी कहती हैं और गाली भी देते हैं, गाली दिलवाती भी हैं ये लोग बहुत। जो है मुझे पता है इन लोगों की टीम, जो सॉल्यूशन टीम है, उस टीम में कितने उस टीम में कितने लोग हैं और किस तरीके से ये लोग डील करते हैं, मुझे सारी बात पता है। देखिए, मैं इस मसले से हीरा गोल्ड का जो मसला चल रहा है, इस मसले से मुझे जुड़े हुए 3 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया। तो मुझे तो एक एक लोगों के बारे में पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किससे गाली दिलवा रहा है, कौन सी टीम किसकी है, कौन सी ए टीम किसकी है और बी टीम किसकी है, कौन से लोग फ्रंट पे आके क्या कह रहे हैं और अंदर से वो क्या है। ये सारी बातें मुझे पता है। और कुछ लोग हमारे तरफ से फ्रंट पे आके कुछ बोलते थे और अंदर से मैं देखता था कि वो लोग बहुत गंदे थे, एक दूसरे को काट छाट बाईकाट करने में लगे रहते थे। और मोती रहमान अजीज़ जो है, इस बुक में जो ये बुक है जज्बे शाहीन, इसमें उन्होंने जिक्र भी किया है। तो बहरहाल, चूँकि जिसकी जितनी सोच रहती है वो उतना ही काम करता है, और जिसका जितना बड़ा दिल होता है वो उसी हिसाब से करता है। बहरहाल, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ, बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग अगर गाली गलौज नहीं करते हैं, आपा को ये लोग गाली देते हैं, अगर गाली दोगी तो गाली सुनोगी, जाहिर सी बात है। दो गाली, दिलवाओ गाली। अगर गाली दोगी, दिलवाओगी, तो फिर देखते हैं, हम भी देखते हैं। तो अगर आप लोगों को शौक़ नहीं है गाली सुनने का, तो क्यों आपा को गाली देती हो तुम लोग। तो उसके बाद शिकायत भी करते हो, वही मैं सुनाना चाह रहा हूँ। तो मैं उसको थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ। ये सुनो। मैं कभी बोल सकती हूँ क्या कि नहीं, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ दीदी। बदनामी करो, किसी को बुराई करो, मैं कभी नहीं बोल सकती हूँ। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ कि आप है ना ऐसा काम करोगे। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ दीदी, आप ऐसा काम करोगे, किसी को गालियाँ देने लगाओगे। मैं अच्छा, देखिए, आपा को दीदी दीदी भी कर रहे हैं, ऊपर से गाली खुद दे रही है, गाली दिलवाने का भी काम कर रहे हैं। तो भैया एक ही चीज़ तय कर लो, क्योंकि पता नहीं है हैदराबाद में क्या चलता है। कुछ लोग, बहुत सारे लोग अच्छे लोग हैं, मेरे कुछ फ्रेंड भी हैं वहाँ। कुछ लोग किस टाइप के लोग हैं, दोनों तरफ चलते हैं, क्योंकि दो नाव पे चढ़ना। तो सुनिए, मैं भी नहीं सोच सकती हूँ। तकलीफें कितनी भी आ जाए, मुझे अल्लाह के कानून को तोड़ना मुझे नहीं आता कभी भी।
मुझे जो है मालूम है कानून क्या है, अल्लाह का ये क्या है, किसी के दिल को तकलीफ और दर्द पहुंचाने की तकलीफ क्या है करके। आज तक जब मेरे जुबान से किसी को बुरी बात नहीं निकली तो मैं दूसरों को कैसे बोलूंगी बताओ। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जो बाबू साबिर की हरकत है ना दीदी, इसको रोको। दुश्मन के लिए भी मैंने कभी बद्दुए नहीं दिया, मैंने गालियां नहीं दी, बातें नहीं करी। आई नो आप लोगों को कैसे मैं बोल दूंगी कि तुम्हारे बातें करो दीदी। अच्छा एक बात बोलो, इससे आपका कहना नुकसान है, अच्छा फायदा तो देखिए, नहीं बोल है। रहे हैं कि देखिए क्यों नहीं रोक रहे इसको? ये कह रहे हैं कि बाबू साबिर की हरकतें रोको, अपनी हरकतें नहीं दिखा रहे हैं। देखिए ये मोती रहमान को बोल रही है। मोती रहमान इसका जो नहीं, मैं ये इसको नहीं चलाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बदमाशी जो है मेरा ड्राइवर किया है, अगला पिछला वीडियो जो भी है निकाल कर। लेकिन ये लोग खुद जो है गाली गलौज कर रहे हैं, करवा रहे हैं। मुझे पता है किसकी कौन सी टीम है, कौन क्या क्या किया। शुरुआत के पहले दिन से मैं जुड़ा हूँ इस मसले से, और मुझे सारी बात पता है कि कौन किस टाइप का है। आपा के साथ में ही रहने वाले कितने लोग अंदर से गांठ छाट में लगे हुए थे, वो भी मुझे पता है। लेकिन ये सब बातें बताने की नहीं है, और मैं बताना भी नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि इससे हासिल क्या है। जो था कि भाई आपा मजबूर थी, उनका हाथ पैर चलते हुए बिजनेस को हाथ पैर बांध कर उनको जेल के अंदर रखा गया, ये भी गलत था। आपा अंदर गए तो इन्वेस्टर परेशानी में आए, प्रॉब्लम में आए, वो उससे ज़्यादा गलत था, बहुत गलत था। कहीं ना कहीं आज भी जांच एजेंसियों पे प्रेशर डाला जा रहा है, डलवाया जा रहा है, वो भी गलत है। कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में इन्वेस्टर पिस गया। इन्वेस्टर आज 4 साल का वक्त हो गया, किस तरीके से उनका जीवन चल रहा है, उनका खाना खर्चा कैसे चल रहा है। बहुत सारे लोग फ़ोन करके मेरे यहाँ भी रोते हैं, बहुत से अच्छे लोग परेशान होकर भी फ़ोन करते हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मास्टर हैं, जिनको हम लोग गुरु जी कहते हैं, वो लोग भी फ़ोन करके अपना परेशानी बताते हैं। बहरहाल आप अपनी टीम को, अपने लायर की टीम को और मजबूत करें, और थोड़ा प्रेशर डालें उन लोगों के ऊपर कि डेटा का मसला ये जल्द से जल्द हल करें वो लोग। क्योंकि डेटा का मसला हल होगा तो इंशाअल्लाह ताला इन्वेस्टरों का भी मसला हल होगा, और आपा की ईमानदारी पे शक नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये सारे लोगों को पता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, परेशानी है, इसलिए लोगों को पेमेंट देने में देर हो रही है। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मैं वक्त निकाल कर फिर आप लोगों के सामने आऊँगा। बहुत कुछ कहना है, सुनना है, क्योंकि आप लोगों से एक लगाव हुआ 3 साल से लगातार आप लोग कांटेक्ट में, तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मैं वक्त निकाल कर आप लोगों के सामने आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।